नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। एलएसी पर गिरने के बाद चालबाज चीन का युद्धराग बैकफायर कर गया। भारत के रुख का पूरी दुनिया ने समर्थन किया है और इस बीच ताइवान ने चीन पर निशाना साधा। ताइवान के विदेश मंत्री ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारत ने चीन को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जंग का उन्माद पैदा किया और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। लेकिन आज तक के साथ बातचीत में ताइवान के मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत ने चीन को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने आज तक से बातचीत की और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। दूसरी तरफ शी जिनपिंग अपने सैनिकों से जाकर कह रहे हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। पिछले 6 महीने से भारत और चीन की फौजें आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं। 7 बार भारत और चीन के बीच बातचीत हो चुकी है। कोर कमांडर स्तर की यह बातचीत रही है, लेकिन इसके बावजूद चीन पीछे नहीं हटा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और भड़काऊ और उकसाऊ बयान देकर संबंधों में और खटास घोलने का काम किया है। जिनपिंग अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। चीन ने अपनी सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, लेकिन वो शायद चंद महीने पहले लद्दाख के गलवान में भारत की दी चोटों को भूल गया। चीन भूल गया कि भारत भी पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ने सेना को हर हालत से निपटने के लिए खुली छूट दे रखी है। हिंदुस्तान के पड़ोसी चीन का दिलो दिमाग अपनी इन सैन्य तैयारियों की तस्वीरों को देखकर गदगद हो रहा होगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वीडियो गेम जैसी दिखने वाली इन तस्वीरों का असर ना तो भारत पर होगा और ना ही हिंदुस्तान के मनोबल पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसे भारत और दूसरे पड़ोसियों के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग युद्ध का राग अलाप रहे। दरअसल शी जिनपिंग दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रोविंस में चीनी सेना के नेवी मरीन कॉर्प्स की तैयारियों का जायजा लेने गए थे और उसी दौरान चीनी राष्ट्रपति ने अपने अफसरों और सैनिकों से युद्ध के लिए 24 घंटे तैयार रहने का आदेश जारी किया। एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और त्वरित प्रतिक्रिया दें। सभी मौसम और हर इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा तैयारी के लिए लगाना चाहिए। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं। आपकी डिमांड ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने भले ही बड़ी चालाकी से अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया, ना ही एलएसी का जिक्र किया और ना ही अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया, लेकिन इशारा साफ है कि भारत के खिलाफ ये चीन की सीधी गिदड़। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि चीन का कोई भी इरादा नहीं हमारी जमीन को छोड़ने के लिए, अनलेस एंड अनटिल हम कोई बड़े उसको पॉलिटिकल कंसेशन ना दें। चीन चाहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जैसे कि कल 44 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया, हिंदुस्तान उनको रोक दे। चीन कुछ और कंसेशन चाहता है, वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर अमेरिका के साथ कॉड में जुड़े, इसलिए वो चीन एलएसी पर पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं हाइट्स, हम लोग एक बहुत बड़े एडवांटेज में हैं। लेकिन अगर साथ में हम चाइनीज के जो फोर्स लेवल्स देखें, तो चाइनीज के जो फोर्स लेवल्स हैं और लद्दाख में जो हमारे ट्रूप्स हैं, तो उसमें चाइना कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज पे भी नहीं है कि वो अटैक कर पाएगा। तो चाइना पीछे हट क्यों नहीं रहा है? जब चाइना की मंशा नहीं दिख रही हटने की, तो उसका मतलब हम लोग यही निकाल सकते हैं कि चाइना इंडिया को इस जगह पर हम लोग के फोर्सेस को कुछ एंगेज करके रखा हुआ है। शी जिनपिंग के सामने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स के जवानों की वीर गाथा सुनाई और दिखाई गई। वीडियो के बहाने चीन के पड़ोसियों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि युद्ध के हालात के लिए, लेकिन जिनपिंग भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान को लेकर वो किसी भुलावे में ना। शायद जिनपिंग लद्दाख के गलवान के जख्म को, शायद जिनपिंग लद्दाख में एलएसी पर मिली बेइज्जती को नजरअंदाज कर रहे हैं। जी हाँ, जिनपिंग ये भूल गए हैं कि ये 2020 का भारत है जो शांति पसंद है, लेकिन आंख दिखाने वालों की आंख निकालने का भी जिगर रखता है। तो 4 मेहमान हमारे साथ हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सांसद राज्यसभा हैं। चरण सिंह सापरा हमारे साथ आ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र से नेता हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी इस वक्त आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का स्वागत है आज तक पर।
और साथ ही दोनों राजनीतिक प्रवक्ताओं का भी स्वागत है आज तक पर। सबसे पहला सवाल मेरा बख्शी साहब आपसे है। शी जिनपिंग अपनी सेनाओं से कह रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहो, क्या समझा जाए इसका मतलब? देखिए, ये तो वो युद्ध की हुंकार भर रहे हैं और हालांकि उन्होंने बातचीत की थी अपने मेरीन कोर से, जो कि नॉर्मली ताइवान में इस्तेमाल होगा, साउथ चाइना सी में इस्तेमाल होगा, लेकिन उनका जो इशारा था वो चौतरफा था, चीन के तमाम दुश्मनों की तरफ था, जिसमें कि भारत बिल्कुल शामिल है। तो मैं समझता हूं कि हमको बिल्कुल जो है निश्चिंत नहीं हो सकते हम किसी भी हालत में। हमारे यहाँ एक तबका है जो कि काउटाउ करो चीन को, काउटाउ करो चीन को, जैसे तैसे शांति लाओ। हमने शांति का ठेका नहीं ले रखा, ना हमने ये जो है जो मौजूदा हालात हमने पैदा किए। ये चीन की फौज की 4th जो हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन और 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन वो शिनजियांग से 1000 किलोमीटर दूर ईस्टर्न लद्दाख के सामने लाया, तैनात किए, और तब से ये हालात बिगड़े। तो ये तभी सुधर सकते हैं कि जब चीन अपनी फौजों को स्टेटस को एंटी वापस 1000 किलोमीटर शिनजियांग ले जाए जहां से वो लाया था, तभी हालात नॉर्मल होंगे। नहीं तो भारत युद्ध के लिए तैयार है। हम पहले सरप्राइज जरूर हुए थे, लेकिन रोहित जी मैं बताना चाहता हूं कि अब भारत की फौज पूर्ण रूप से तैयार है और सदर्न पोंगोंग सो में तमाम कैलाश रेंज की हाइट्स हमने पकड़ रखी है। मोल्दो की गैरिजन को हम डोमिनेट कर रहे हैं और जहां तक वो 8 फिंगर्स का इलाका है वहां भी हाइट्स पकड़कर हम डोमिनेट कर रहे हैं। अगर चीन ने युद्ध की कोशिश करी तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। और मैं टूक शब्दों में कह दूं कि ये 1962 का भारत नहीं है। चीन किसी तरह भले के में ना रहे कि ये 1962 का भारत है। हमारी वायुसेना, हमारी ग्राउंड फोर्सेस सब युद्ध के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक, विशंबर दयाल साहब, अगर चीन विशंबर दयाल साहब, हाइट्स हमारे पास हैं। गलवान ने हमने बहुत सख्त एक संदेश चीन को दिया, जिसको लेकर आज भी चीन को शर्मिंदगी होती है कि नंबर कैसे बताएं। उसके बाद भी 6 महीने में 7 बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। हर बार उस बातचीत का नतीजा नहीं निकलना, इसका क्या मतलब है? देखिए रोहित, ये स्पष्ट है कि चाइना पूरा एक स्ट्रैटेजिक सोच समझ के साथ एक पूरी उसके साथ उसने हालात क्रिएट किए हैं। इनिशिएटिव उसने लिया था, सरप्राइज उसने दिया था, तो वो एक सोची समझी चाल के तहत यहां आया है और इतना जल्दी वापस नहीं जाने वाला जब तक उसको भेजा नहीं जाएगा। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि चाइना चाहता है कि आपको एंगेज रखे और आपको एक लॉन्ग डिप्लॉयमेंट में बातचीत भी करता रहे, बॉर्डर पर टेंशन भी रखे, ट्रूप्स भी डिप्लॉयड रहे, स्ट्रैटेजिक ट्रूप्स भी डिप्लॉयड रहे, और वो पूरी की पूरी एक सोची समझी उसकी चाल है। हमने उससे इनिशिएटिव रीगेन किया, साउथ ऑफ, जैसे जनरल बख्शी ने बताया, एक बहुत अच्छा मूव किया और उसको हमने सरप्राइज दिया। फर्स्ट टाइम उसको ऐसा सरप्राइज मिला सुमद्रोंग जो के बाद, जो 1987 के इंसिडेंट के बाद उसको एक हमने झटका दिया और बहुत गहरा झटका दिया। मेरा अपना मानना यह है कि वो जब वापस जाएगा, अभी वो वापस नहीं जा रहा, अभी वो बातें करेगा, एक और लेवल की कुछ और प्रपोजल देगा। वो यही कर रहा है 1986 से 1987 से, जब से हमने उससे बातचीत शुरू की है 1993 से, वो इस किस्म की चालें चलता रहता है और अपना मकसद हासिल करता रहता है। इस टाइम पर जब हम पूरे के पूरे तैयार है, जियांग सिंह ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो एक मोरल बूस्टिंग स्टेटमेंट है, एक दिखावा है। लड़ाई लड़ने का चाइना का कोई इरादा नहीं है, भारत से लड़ाई नहीं लड़ सकता चाइना, खासकर इस इलाके में। मैं बिल्कुल ये बात बहुत दिन से कह रहा हूं, लेकिन भारत को चाइना को चैन से नहीं बैठना चाहिए। हमारे लिए सिर्फ चाइना भारत का मुद्दा नहीं है, हमारे अंदर एशिया के में अस्तित्व का मुद्दा है, एशिया में हमारी अपनी जो पहचान है उसका मुद्दा है, दुनिया में जो हमारी पहचान है उसका मुद्दा है, भारतीय सेना की जो पहचान है उसका मुद्दा है। जहां तक चाइना की बात है, ये सिर्फ साउथ ऑफ पेंगोंग सो नहीं, विंटर्स आने दो, नॉर्थ ऑफ पेंगोंग सो भी भारतीय सेना को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, डेप्सोंग में भी ये कार्रवाई करनी पड़ेगी।
फिंगर्स पर भी ये कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि उसको पुश बैक करो। जब वो वापस जाएगा, जब वो मुंह की खा लेगा, नहीं तो वो आपको प्रोलॉन्ग रखेगा। जैसे सुमद्रुंग में हुआ था, 1987 से 1995 तक डिप्लॉयमेंट रही थी। वो प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट चाहता है ताकि वो स्टेटमेंट दे सके पॉलिटिकली आपसे, जैसे उन्होंने बताया वो चाहता है किसी तरह कोई पॉलिटिकल आपसे मुद्दा फेवर चाहना, तो इसको भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो लंबी आप वहां लंबे तौर के नहीं तो क्या करे, भारत अटैक कर दे, जो भारत नहीं, की पॉलिसी नहीं। अटैक मत कीजिएगा। जैसे साउथ में किया, ऐसे एक नॉर्थ ऑफ पेंगोंग को भी और स्ट्रेटजी बनाई है, अटैक मत कीजिए। उसने भी अटैक नहीं किया, उसने तो आके सरप्राइज देके डिप्लॉयमेंट की ना। एलएसी है तो आप एलएसी पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जमीन उसकी है। हमारी जमीन है ना, अगर हम अपनी लाइन पे जाए, ओरिजिनल 1958-50 लाइन पे जाए, तो हमारी तो बहुत जमीन है, हम आगे कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। हम बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स में ना रहे। आज जैसे जनरल बख्शी ने बोला, इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल है और इंडियन आर्म फोर्सेस प्रोफेशनल है, तो क्या और इस टाइम पे हम वेरी वेल प्रिपेयर्ड क्या हैं, बख्शी very well साहब, prepared हैं। भारतीय फौज अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है चीन के खिलाफ? जनरल बख्शी, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको चीन को एक झटका देना पड़ेगा ताकि उसको समझ आ जाए कि ये लो कॉस्ट मामला नहीं होगा। भारत को छेड़ना वो खतरे से खाली नहीं होगा, और अभी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार। मेरी समझ ये तभी खत्म होगा जब आप एक कम से कम लिमिटेड काइनेटिक एक्शन करें, झटका दें चीन को, एक बार बता दें। जैसे कि देखिए, नाथुला में 1967 हमने चीन को झटका दिया था, 600 से 700 सैनिक उसके हताहत 42 साल शांति। ठीक है साहब, आपको उसको एक झटका देना पड़ेगा। ऐसे मुझे वो जाता नहीं दिख रहा, इसी तरह छेड़ करता रहेगा। पिछले 22 साल से हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स एनएससी और यानी के बीच चली जा रही है, चलती रहेगी। हर साल वो तमाशे करेगा, कभी इधर छेड़ेगा, कभी उधर छेड़ेगा, इस तरह वो चलता रहेगा। ठीक है सर, आपके वो बॉर्डर को सेटल करने के लिए तैयार नहीं। आपकी आवाज को भी थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है बख्शी साहब। माइक शायद हिल गया, आपका माइक शायद हिल गया, उसको दुरुस्त करते हैं वापस। सैयद जफर इस्लाम, लेकिन दोनों की बात में एक चीज कॉमन है कि भारत को कोई तगड़ा झटका, कोई करारा झटका चीन को देना पड़ेगा, और यही बात विपक्ष भी आपसे कहता है, लाल आंखें दिखाओ। और जब वो कहता है तो आप कहते हैं देखो चीन से मिले हुए हैं। देखिए रोहित जी, अब भारत जो है 1962 वाला भारत नहीं है, अब 2020 का भारत है। बहुत फर्क आ गया। हाँ, मिलिट्रीली हम बहुत स्ट्रांग हो गए। आपके दोनों जो पैनलिस्ट हैं वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। दोनों की बात आपने स्पष्ट रूप से सुनी। तो मिलिट्रीली तो बहुत स्ट्रांग हो गए, लेकिन एक पॉलिसी हमने बराबर से रखी है, देश हमारा रखा है कि हम जो है वो अमन और पीस वाले देश है। लेकिन हमें कोई उकसाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हम देते भी रहे। गलवान वैली आपके सामने मिसाल है कि चाइना ने अब तक अपने नंबर नहीं बताए, जबकि उस सबको मालूम है 40-50 उनके मरे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बार बार चाइना जितनी भी कोशिश करे, उसको पता है कि हमने जितना भी, खास के जो साउथर्न साइड ऑफ जो पेंगोंग रिवर है, उसके ऊपर भी चाहे रेसिन लेक हो, ला हो, या फिर जो दूसरी जगह रेजंगला है, और बहुत सारे ऐसे जो टॉप है, चाहे टेबल टॉप हो या ब्लैक टॉप हो, सब जगह हमने बड़े अच्छे से अपने तैनात के ट्रूप्स को रखा है। तो पूरा माउंटेन हाइट्स पे हमारे है बहुत जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है, वो हमने वहां पर अपने ट्रूप्स रखे हैं। और चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि वो किसी तरह के भी अगर खतरे से खेलेगा तो उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि हम एक्सपेंशनिस्ट लोगों को रोकने वाले हैं, हमारी कोई हम डेवलपमेंट वाले हैं, हम विकास के दौर पे जा रहे हैं। और इसलिए विकास के दौर पे जाने के लिए चाइना जानता है कि इस वक्त हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि बहुत तेजी से चाइना को ओवरटेक कर सकते हैं। अगले कुछ सालों में हम आगे निकल सकते हैं, इसलिए वो फौज लगा रहे हैं अपनी आप की टेक्नोलॉजी, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ते आ रहे हैं। नहीं, इसलिए वो बार बार नहीं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान जो है इसी सब मसले में उलझा रहे और डेवलपमेंटल वर्क ना हो, और एक्सपेंशनिस्ट जो अप्रोच है उनका वो किसी तरह सर्व कर पाए। लेकिन रोहित जी, मैं आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार का पार्ट है, इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, चाहे कुछ भी हो,
अब भारत खुद से कोई वॉर नहीं करता है, पीस लविंग नेशन है, आप दोनों मिलिट्री के लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन सर आप पीस मिलिट्री पीस की करते रहे, वो कम्युनिटी आपके आज हमारी पीस पीस ऐसी कब है जाते रहे कि हम मुंह तोड़ ये जवाब देंगे। आप पीस पीस करते रहे कि हम पीस लविंग हैं, नहीं, मैंने और वो कहा ना पीस पीस करके कि कब्जाते रहे जो हमने- उनकी पॉलिसी है। क्या फायदा फिर उसका? आवाज कट गई यार। आपके साथ जो दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं दोनों फौज से हैं और दोनों एक बात कह रहे हैं कि भारत को एक कड़ा जवाब देने की जरूरत है चीन को। आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। चरण सिंह सापरा अपनी बात कर लें, तब तक वापस कनेक्ट करते हैं आपको। चरण सिंह सापरा बोलिए। देखिए, सवाल यह है कि अमर दयाल जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस तरह से चीन आज पेश आ रहा है और जो उनका बर्ताव नजर आ रहा है, चीन बहुत जल्दी हमारी सरहद से पीछे हटने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार को बहुत अच्छी तरह से प्लान करना पड़ेगा डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारी जितनी डिफेंस फोर्सेस है उन पर पूरे देश को बहुत भरोसा है। भूभाग्य अखंडता का जहां पर सवाल है वहां पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ में खड़ा रहेगा, लेकिन चीन के साथ में किस तरह से पेश आना है, डिप्लोमेटिकली किस तरह से आना है, फील्ड पर किस तरह से आना है, यह तय करना सरकार की जिम्मेवारी है। और सरकार जब जब चाहेगा कि विपक्ष का समर्थन चाहिए, हम निश्चित रूप से समर्थन देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का जो राष्ट्रवाद है वो टिकटॉकिया राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए कि वो टिकटॉक से शुरू हो जाए और पबजी पर खत्म हो जाए। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई और हम ऐप बैन करके उनका बदला ले रहे हैं। तो इस तरह की जो मूव होती है सरकार की, क्या करते इस सर? तरह से देश के आपकी सरकार होती तो क्या करते? राहुल गांधी ने कहा मैं होता तो 15 मिनट में हम चीन को खदेड़ देते। आज बताइए मैं आपकी ये सरकार होती तो बताता क्या हूं- करते जब गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद? भारत ने ये कहा कि हमने भी उनके जवान मारे, उन्होंने भी माना कि हाँ हमारे जवान मारे गए, नंबर उन्होंने नहीं बताया। आप क्या करते? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने आज तक चीन का उल्लेख कहीं भी नहीं किया। उन्होंने जब वो यूएन में भी बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने चीन का उल्लेख देश के नहीं प्रधानमंत्री किया ने है। बॉर्डर पे जाके जो बात- बोला वो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन चीन ने जवाब दे दिया उसका वापस। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए सवाल ये है कि अगर आप चीन के साथ में सीधे सामने खड़े होकर के विशंबर दयाल जी वही कहना चाहते हैं और जनरल बख्शी भी वही कहना चाह रहे हैं। चलिए, कम से कम कांग्रेस का आपने कहना है, माना तो कि विपक्ष दोनों का एक ही कहना बात यही कर रहे हैं। है। मुझे तो लग रहा था विपक्ष- इसमें भी आप पिक विपक्ष एंड का- चूज कर रहे हैं। ना, विपक्ष का ये कहना है कि आप अपनी नीति और नियत को सीधा रखिए। अगर आपको लड़ना है तो फिर फ्रंट से हमको लड़ना चाहिए, ये हमारा कहना है। लेकिन आप इस तरह से अगर आपकी नियत मैंने और आपसे एक नीति सवाल बदलती पूछा सापरा रहेगी, जी तो उससे कि आपकी देश को सरकार नुकसान होती तो होगा। क्या करते? आपने वही नहीं बताया, उसके अलावा आप सब कुछ बता रहे हैं। 15 मिनट में कैसे खदेड़ते देखिए, चीन को? हमारी सरकारों ने भी जवाब दिए हैं। 87 में और 67 में जो जवाब दिया है, डिफरेंस फैक्टर बना था। सर उसी उसके तरह पहले से जो अभी कुछ भी हुआ वो भी तो difference आपकी factor सरकारों में बनाने हुआ, की जरूरत है। जिसका आज तक नतीजा भुगत रहे हैं। देखिए, अगर आप 62 की बात करते हैं तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उस समय देश को मैंने आजादी कोई के बाद साल नहीं बोला, हुए। मैंने किसी सन का जिक्र नहीं किया। मैंने ना 62, 61, 47, 48 कुछ नहीं बोला। आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है और हर तरह से देश जो है वो मजबूत हुआ सर है। मैंने ये भी आपको पूछा ध्यान रखना है। आपकी सरकार होती तो क्या करते? 15 मिनट में कैसे खदेड़ते जो राहुल गांधी ने कहा था? आप उनके सेनापति हैं, सिपह सालार हैं, बताइए ना कैसे खदेड़ते, क्या कर देते? तो मैं वही कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम नीति बताएंगे ना। अच्छा। आज तो हमारी सरकार नहीं है, अभी जिनकी केवल भाषण सरकार देंगे और है कह तो देंगे मैं उनको 15 मिनट में नीति खदेड़ दूंगा। बतानी चाहिए। है ना, नीति तब बताई जाएगी ना जब सरकार आएगी। ठीक है सर। सरकार जिनकी है उनकी जवाबदारी बनती ठीक है ना। सर, आप ओके। जिनकी सरकार है, वापस उनको आता हूं पूछिए तो कि मैं आप बख्शी साहब से, नीति जफर क्या इस्लाम है। से और बिशंबर साहब से पूछूंगा कि 15 मिनट में कैसे खदेड़ देंगे। क्या उनके पास कोई प्लान है या वो भी तभी बताएंगे जब सरकार बदल जाएगी? अभी नहीं बताएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है विदेश मंत्रालय से, जहां भारत ने चीन को बेहद कड़ा और सख्त संदेश दिया है। भारत ने चीन को साफ साफ कहा है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे। चीन ने कहा था कि वो केंद्र शासित लद्दाख को मान्यता नहीं देता और इसी बयान पर भारत ने चीन को आईना दिखाया है। एक तरफ ताइवान को लेकर लगातार चीन परेशान है और उसके बाद लद्दाख को लेकर चीन के बयान पर भारत ने दो टूक जवाब चीन को दे दिया, यह कहते हुए कि चीन को हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल यह कि आखिर चीन ये गीदड़ भभकी का भोंपू क्यों बजाता है? क्यों बार बार
चीन भारत को उकसाने की कोशिश करता है। वजह एक नहीं कई है, क्योंकि चीन चारों तरफ से घिरता जा रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि अब तो ताइवान भी चीन को आंखें दिखाने लगा है। भारत और चीन के रिश्ते यूं तो शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों से संबंधों में तलखी सबसे न्यूनतम स्तर पर जा पहुंची है। खासकर लद्दाख में LAC पर गलवान इलाके में झड़प के बाद। जब से गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी है, तब से चीन बौखलाया हुआ है। उसी के बाद से चीन भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा वॉर में उलझा हुआ है। चीन चाहता है कि उसकी लगातार गिदड़ भभकी से हिंदुस्तान डर जाए, सहम जाए, जो नामुमकिन है। दरअसल चीन के बौखलाहट और खिसियाहट की कई वजहें हैं। दक्षिण पश्चिम में भारत चीन पर बीस पड़ रहा है। चीन की लगातार कोशिश के बाद भी भारत उसे बराबर से ज्यादा की टक्कर दे रहा है, तो वहीं चीन के दक्षिण पूर्व में छोटा सा देश ताइवान उसे आंख दिखा रहा है। चीन हमेशा से ताइवान पर अपना दावा ठोकता रहा है, लेकिन ताइवान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर चीन को झन्नाटेदार जवाब दिया, दफा हो जाओ। कोरोना वायरस के जनक देश चीन के पीछे अमेरिका भी पड़ चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है और कहा कि कोरोना पर अपना झूठ छिपाने के लिए चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा अमेरिका ने तिब्बत को लेकर अलग से स्पेशल US कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करके चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। हालांकि हिंदुस्तान के रुख का ताइवान ने दिल खोलकर स्वागत किया है। But in the last few years, the situation is getting more serious than ever. The Chinese are using their economic clout and also their political power to pressure other countries. The Chinese seems to be threatening the Indian press not to report about Taiwan's National Day. But India, to us, is just a big democracy, and we are very happy to see that the Indian press and the Indian friends disregard the Chinese pressure, and they celebrated our National Day with us. हालांकि भारत के प्रति ताइवान के इस सम्मान को देखकर चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा होगा, लेकिन इससे ज्यादा उसके बस में अब कुछ है भी नहीं। गलवान वाली झड़प के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन को इशारों में अच्छी तरह से समझा दिया है कि अब जब ड्रैगन फुफकारने की कोशिश करेगा, उसकी आग तुरंत बुझा दी जाएगी। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास। चीन ऐसा ही प्रोपागेंडा वीडियो पहले भी कई बार जारी कर चुका है, जहां वो खुद अपनी तैयारियों की तस्वीरों को देखकर मन ही मन खुश होता रहता है। वो ये भूल जाता है असल जंग युद्ध के मैदान में लड़ी जाती है, न कि वीडियो गेम में। पड़ोसियों से अपने खराब रिश्तों की आड़ में चीन भूल जाता है कि भारत के खिलाफ उसकी एक हिमाकत उसके लिए कितनी भारी पड़ सकती है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक। हमारे साथ हैं 2 रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड और मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड, और साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस और बीजेपी से चरण सिंह सापरा और सैयद जफर इस्लाम। बख्शी साहब, मैंने सापरा साहब से ब्रेक से पहले सवाल पूछा कि 15 मिनट में चीन को कैसे खदेड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा हमारी सरकार होगी तब बताएंगे, लेकिन आपके पास तो कोई प्लान होगा सर कि 15 मिनट में कैसे खदेड़ सकते हैं? देखिए, सच मानो में मुझे राहुल गांधी का बयान सुन के एक तरफ तो बहुत खुशी हुई कि कम से कम आक्रामक तेवर तो दिखाए हैं साहब इतने वर्षों बाद, लेकिन जिस नॉन सीरियस वे में उन्होंने उसे एक्सप्रेस किया, वो सारा मजा किरकिरा हो गया। सही मानो में अगर वो सीरियस तरीके से कहते तो कुछ और ही बात होती, लेकिन वो 15 मिनट वगैरह जो पहाड़ों की लड़ाई होती है, वो 15 मिनट तो क्या साहब 15 दिन भी बहुत कम होते हैं। कारगिल में 3 महीने तकरीबन युद्ध चला था, तब जाके हम उनको हाइट से खदेड़ पाए। ठीक है, पहाड़ों में स्लो मोशन में कार्रवाई होती है, बिकॉज ज्यादातर ऑन फुट आपको एक्शन करना पड़ता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम आपने वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता, कम से कम कहा तो है। अब देखिए, बात ऐसी है, चीन की फौज को युद्ध लड़े 42 साल हो गए। लास्ट वो लड़े थे वियतनाम में और वहां वो पिटे थे। ठीक है साहब, उनकी फौज को जंग का तजुर्बा बिल्कुल 0 के बराबर। हमारी फौज माउंटेन वॉरफेयर में दूसरा कोई सानी नहीं है,
ये चीन के कमांडर खुद कह रहे हैं। हमारी वायुसेना उस पर भारी पड़ेगी जो मौजूदा स्थिति है उसमें। हमने जो वहां बिल्डअप किया है, हमने एडवांटेज गेन कर लिया है। मैं समझता हूं कि अब हमको ये एडवांटेज प्रेस होम करना चाहिए ताकि चीन के लिए इस प्रकार के आक्रामक तेवर दिखाने के लिए कॉस्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाए जाएं, ताकि या तो वो ये मामला जो कि वर्षों से, जो कि दशकों से लटका आ रहा है, उसको सुलझाए, या फिर ये गीदड़ भभकियां हर साल जो ये तमाशे करता है हमारी सीमाओं पे, 2013 में शुमार, 2014 में देवसान, 2019 में ये आपका जो है डोकलाम पे आ गया था, और अब ये 2020 में 5 जगह ये हमारे पे चढ़ाया है, ये पूर्वी लद्दाख में। ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको ये ड्रॉ आउट करके अच्छा खासा खर्चा बढ़ाएगा। अगर हमको विंटर स्टॉकिंग करनी पड़े, ट्रूप्स को वहां रखना पड़े, तो क्या मेरा ख्याल अब जब हमको, वही मैंने कहा था साहब, आपको लिमिटेड काइनेटिक एक्शन जब तक आप नहीं करेंगे, कोई निर्णायक इसका नतीजा नहीं दे। विशंबर दयाल, काइनेटिक एक्शन जब ये कह रहे हैं तो क्या करें? और काइनेटिक एक्शन वो 15 मिनट वाली कार्रवाई तो होती नहीं जिसमें फैसला हो जाए, नहीं हो गया आर पार। बिल्कुल ही रोहित, देखिए रोहित, मैं इस देश के पॉलिटिशियंस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता हूं, और मैं काफी बार कह चुका हूं कि 1987 से आज तक भारत की जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीडरशिप है उसने चाइना को एक रॉन्ग मैसेजिंग दी है, अपीजमेंट, फ्रेंडशिप, कॉपरेशन, बिजनेस, इसकी मैसेजिंग दी है, जबकि हमारा बॉर्डर अनरिजॉल्व है। और अब वक्त था, एक पार्लियामेंट सेशन था, एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लाना चाहिए था, बहुत स्ट्रॉन्ग बातें की। भारतीय फौज इस टाइम पर 15 मिनट में नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जो कह रहा हूं वो बात, पहले तो मैसेजिंग दीजिए ना कि साहब जो साउथ ऑफ पेंगोंग से जो हमने किया है, जो हमने जो हाइट्स हमने ऑक्यूपाई किए, वो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेंगी, हम वहां जो मर्जी करें, चाइना का उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले तो ये मैसेजिंग दीजिए कि वो निगोशिएबल इशू नहीं है। निगोशिएबल इशू है नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच। क्या भारत ने ये मैसेज अब तक नहीं दिया? 7 बार की जो कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई, साहब ये आप पूरा देश ये मैसेज देना, मैसेज दिया होगा। मैं तो कैसे देश कैसे मैसेज दे? क्या चीनी लड़ियों का बहिष्कार कर दे दिवाली पे फिर से, बोले कि नहीं साहब हम चाइनीज गुड्स नहीं खरीदेंगे? देखिए साहब, मैं अगर आप सीरियसली पूछ रहे हैं, पहले तो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन होना चाहिए था जो नहीं हुआ। दूसरा, डिप्लोमेटिकली जो 1990 जो हमने 1993 से 5 सन दिया है उससे विड्रॉ करने की आपने एक बार भी धमकी नहीं दी। आप और बातें करना चाहते हो उससे। तीसरा साहब, मैं बता रहा हूं आपको कि जो साउथ ऑफ पेंगोंग से उसकी बात ही मत करो, पहले तो बोलो फिंगर 4 फिंगर 8 पर आप आए ना, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आप लाए, रिजर्व्स आपने मोबिलाइज किए, पहले चाइना को बोलो रिजर्व्स को मूव बैक करेगा ना। आप बात ही वो कीजिए जो उसने गलत किए। आपने जो डेप्सोंग प्लेन्स पर जो आप वाई जंक्शन पर आकर बैठ गए हो, आप उसकी बात कीजिए और बात ही मत कीजिए। ठीक है। और जब नहीं करता है तो जैसे मैं जनरल बख्शी के साथ बिल्कुल सहमत हूं। पहली बात तो मैं उनमें से हूं जो कह रहा हूं, जब हमारा जून में जो गलवान था, वो एक हमने इनिशिएटिव लिया था, उसको रोकना नहीं चाहिए था। सक्सेस शुड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। दूसरा, मैं कहता हूं अभी भी वक्त है, ये विंटर्स है, वो चाहता है आप बैठे रहे, विंटर्स बैठे रहे, अगले समर बैठे रहे, वो चाहता है 4-5 साल आप बैठे रहे, बातें होती रहे और इसी तरह से एंगेज रखे आपको। इसमें उसका नैरेटिव है साहब। आप डेप्सोंग में के नॉर्थ, पेंगोंगसो के नॉर्थ में, डेप्सोंग के नॉर्थ में अगर वो नहीं करता है, विंटर्स में कार्रवाई कीजिए और खत्म कीजिए। जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो कुछ लगता है उसको साहब खत्म कीजिए। जब ये बात कह रहे हैं, दिक्कत क्या होती है जब रक्षा विशेषज्ञ, सेना के पूर्व अधिकारी ये बातें करते हैं टीवी पर आकर, और सरकार फिर उस सुर में सुर मिलाने की कोशिश करती है तो कहा जाता है कि वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। तो सैयद जफर इस्लाम, साहब वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, क्या वॉर तो है साहब। 20 you have lost 20 soldiers, ये बात वॉर आप नहीं है। पाकिस्तान को लेके भी कहते हैं। दुश्मन आपकी शरद में बैठा है, ये बात दुश्मन आपकी शरद आप पर लोग बैठा है। पाकिस्तान को लेके भी कहते हैं कि आप यू आर एट वॉर विद दिस कंट्री आल्सो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? हम कहते हैं साहब, जब तक एलओसी पर वो हर रोज बारूद बरसा रहा है, आपके जवान शहीद हो रहे हैं एलओसी पर, जब तक आपसे सहमत हो सकता हूं, लेकिन क्या इस देश की राजनीतिक पार्टियां, जिनको आपने खुद कहा आप सीरियसली नहीं लेते, वो सहमत हैं? पहली चीज। और दूसरा, सर फैसला उन्हीं को लेना है। एक बार जफर इस्लाम से पूछ लेते हैं और चरण सिंह सापरा से, फिर बख्शी साहब आपके पास आता हूं। बोलिए जफर इस्लाम। मैं जवाब देता हूं।
देखिए जितनी बातें भी कही अभी हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर ने, मैं उनको से इतना बताना चाहता हूं कि सारी बातें कोर कमांडर की मीटिंग में भी कही जाती हूँ और सार्वजनिक तौर से जब आप कहते हैं कि वो 2000 बोलते हैं, LAC 2000 के इसमें है और किलोमीटर में, और हमारा जब है कि 3400 किलोमीटर में, बिल्कुल हम साफ क्लेम करते हैं, तो उससे समझ में आता है कि हमने अपनी बातें सारी साफ तौर से उसको बता दी। दूसरी बात कि देखिए अभी कह रहे थे वो 15 मिनट वाली बात, और ये जो सापरा जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि देखिए हम वॉर मॉन्गर्स नहीं है, लेकिन जो कैपेबिलिटीज होती है वो डेवलप करने की जो तैयारियां होती है वो हमने की। जैसे 2014 से दो चीजें बड़ी हम बात बताना चाहता हूं कि जो वॉर प्रिपेयर्डनेस होती है या किसी चीज के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, तो हमने वहां पर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, वो आप में अपने उसी में उसमें चाइना को बड़ी परेशानी है, और हम लाइन ऑफ एक्शन के LAC के पास हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहेंगे। दूसरी बात कि हमारे पास अगर देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन टीवी पर बोल रहा हूं कि 2014 के समय अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछे, दो बैठे हैं, कि जो गोली बारूद ये सब तरह की चीजें जो होती है वो कम से कम 20 दिन की प्रिपेयर्डनेस होती है वॉर में जाने से पहले। हमारे पास 3-4 दिन की थी। आज हम कह सकते हैं गर्व से कि हमारी सरकार ने 40 दिन मिनिमम, उससे ज्यादा भी होगी लेकिन 40 दिन पिछले साल करके रखा, तो जो प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से। तो हम पूरे तरह, जैसे दो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पूरे तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि हम जो है वॉर नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान उन्नति की ओर बढ़ रहा है, ये चाहते हैं कि हम किसी तरह इसमें फंसा के रखें, उन्नति ना हो, हमारा डेवलपमेंट ना हो। मैं ऐसे एक्सपेशनिस्ट जो चाइनीज फोर्स को और उनकी सोच को हम कुचल देंगे, लेकिन हम अपनी जो उन्नति हो रही है उसको नहीं रोक। चरण सापरा बोले अपनी बात। अब देखिए अभी जफर इस्लाम जी तो इनकी प्रिपेयर्डनेस की बात तो खंडूरी साहब ने खोल दी थी। कहा कि हमारी जो एम्यूनेशन है वो मेरे ख्याल से 70% एम्यूनेशन जो विंटेज क्लास की है, उसी तरह से मुरली मनोहर जोशी जी ने भी जब कमेटी में ये कहा था कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो कम नजर आ रही है, तब इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी को और BC खंडूरी को, दोनों को उस कमेटी से निकाल दिया। अब सवाल है कि हमारे विशंबर दयाल जी जिस तरह से बात कर रहे थे कि एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट का जिक्र हुआ, मैं आपको याद दिलाऊं कि पार्लियामेंट में जब राजनाथ सिंह जी इस विषय पर, चाइना पर, LAC पर भाषण कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री उस दिन पार्लियामेंट से नदारद थे। तो क्या ये सीरियसनेस है देश के प्रधानमंत्री की? जब दो विदेश मंत्री मॉस्को में मिलते हैं तो चाइना हमको अपनी प्रेस रिलीज में एग्रेसर घोषित करता है, लेकिन हम अपनी प्रेस रिलीज में चाइना को एग्रेसर घोषित नहीं करते हैं। हम ये भी उल्लेख नहीं करते कि हमें स्टेटस को एंड से चाहिए 1 अप्रैल का, ये भी हम उस प्रेस रिलीज में नहीं लिखते हैं। जब अखबारों में ये खबर आती है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो सरकार न उसकी पुष्टि करती है और न उसका खंडन करती है। जब ये बात आती है कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई, तो हम अपने ही इलाके में, अपने ही बाउंड्री में हम 1.5 किलोमीटर पीछे आ जाते हैं। यानी बफर जोन भी हम अपने ही इलाके में बना रहे हैं, और चीन जो है वो हमको पेंगोंग त्सो में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में एक कदम भी रखने नहीं दे रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, इसमें सरकार को अपनी नीति और नियत जो है वो दोनों बदलनी पड़ेगी और सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार को नीति नियत बदलनी पड़ेगी। सरकार कह रही है विपक्ष केवल राजनीति करता है, मौके का फायदा उठाना चाहता है। बहरहाल इस समय की स्थिति ये कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कम से कम 2 टूक जवाब दे दिया चीन को, क्योंकि चीन ने लद्दाख को लेकर टिप्पणी की थी। तो भारत ने कहा कि चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं, कोई जरूरत नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देख रही है आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।